पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने हिस्ट्री का एनालिसिस किया। अब अगले 2 पार्ट में, जो कि पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा, उसमें हम लोग करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर बचे हुए सब्जेक्ट्स जो होंगे, जैसे आपके इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जो चीजें बच रही होंगी उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले 2 पार्ट में हम लोग करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस है, 29 क्वेश्चंस है वैसे तो इन 29 क्वेश्चंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, अगले में 15 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, इस बार के जो करंट अफेयर्स थे ये थोड़े से यूनिक टाइप के थे, इसीलिए मैंने सोचा इनको हम लोग पहले कवर करते हैं। हिस्ट्री के बाद मैं करंट अफेयर्स इसीलिए उठा रहा हूं। हम लोग हर क्वेश्चन में पहले क्या, जैसे हम लोगों ने पिछले हिस्ट्री की सीरीज में किया था, एग्जैक्टली वैसे इस बार भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे टफनेस लेवल क्या थी क्वेश्चंस की। ये काम हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हैं। टफनेस लेवल क्या थी क्वेश्चन की, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, आपको अटेम्प्ट करना था या स्किप करना था, ये देखेंगे। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कोई ट्रिक इन्वॉल्व थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस चीज को भी हम लोग देख लेंगे। इसके साथ साथ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस टाइप का क्वेश्चन था, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। ये हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि एक आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे फोकस एरियाज क्या क्या थे, जैसे किन एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे स्पेस मिशन हो गया आपका, या ऑबिचुरीज हो गए, या अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। तो ये फोकस एरियाज भी हम लोग देखेंगे ताकि आगे के एग्जाम्स में काम आए। इसके बाद फिर हम लोग टेक अवेज भी देखेंगे हर एक क्वेश्चन में कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इससे, या हर एक क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई है उनसे फिर आगे क्वेश्चन में हम लोग क्या हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो एनालिसिस है ये हर एक क्वेश्चन में होता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में फिर हम लोग ये देखेंगे, ब्रॉडर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि इस बार का पेपर कैसा बना था और अगले बार का पेपर अगर हमको तैयार करना है तो हमको किन बातों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अब एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर। देखो ये क्वेश्चन जो है, मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट मानूंगा। मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन सब जगह कवर्ड था। नवंबर 2023 की न्यूज थी। मैं देखो आपको ये कब ये न्यूज में थे, मैं ये चीज आपको बताता चलूंगा क्योंकि इसका एक रीजन है, वो आपको जब लास्ट में ब्रॉडर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आप जान के, मैं ये चीज आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस मंथ में ये न्यूज चल रही थी। ठीक, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सबको अटेम्प्ट करना चाहिए था और सबका सही भी होना चाहिए था। फिर भी एक स्टेटमेंट थोड़ा टफ है, उस पर भी हम आते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट था क्योंकि फातिमा बीवी वाज अ बिग थिंग। अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी है, अगर उनका निधन हुआ है तो आपको उनको डिटेल में देखना होता है। कुछ पर्सनालिटीज होंगी जो कि ऐसी होंगी आपको देख के लग जाएगा कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जैसे एम एस स्वामीनाथन भी लास्ट ईयर एक्सपायर किए थे, एम एस स्वामीनाथन। तो आपको इनके बारे में भी सिर्फ ये नहीं जानना था कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, आपको इनका काम भी जानना था। वैसे ही फातिमा बीवी वाज अ बिग थिंग क्योंकि वो पहली वुमेन जज थी और पहली वुमेन मुस्लिम जज भी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। दैट्स व्हाई शी वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए इनके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए था। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं आप सबने इसके बारे में जो भी आप सोर्सेज रिफर कर रहे होगे, क्योंकि हर जगह कवर था, सारे सोर्सेज में, चाहे वो कोई भी मंथली मैगजीन हो, चाहे वो ईयरली मैगजीन हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, आपको हर जगह ये न्यूज कवर हुई मिली होगी। इस वजह से मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपको मस्ट अटेम्प्ट है। पहला स्टेटमेंट देखो बहुत सिंपल है, ये हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये भी बहुत सिंपल था क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी, ये भी सबने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। अच्छा, सारी दिक्कत जो थोड़ी बहुत आई है बच्चों को, तभी मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है, इजी लेवल में नहीं रखा है। बच्चों को दिक्कत इसमें आई होगी, शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 टू 2011। 2 फैक्ट है, गवर्नर ऑफ केरला, और दूसरा फैक्ट है 1997 से 2001। अब इसमें ठीक है थोड़ा दिक्कत हो सकती है बच्चों को, लेकिन अगर आपको इसके थ्रू भी वो करते ना, क्योंकि देखो इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो गलत कराने की कोशिश करेंगे। गलत कराने की कोशिश अगर वो करते तो यहां करते। अब एक बात देखो, यहाँ पे ट्रिक एक सिंपल से इन्वॉल्व ये है, या तो आपको डायरेक्टली आपने पढ़ा होता कि गवर्नर ऑफ केरला वो नहीं थी। ठीक, गवर्नर ऑफ केरला वो नहीं थी। अगर आपने डायरेक्टली पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप फातिमा बीवी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होते तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए था कि वो केरला में इनका जन्म हुआ था। ठीक, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ बिग पर्सनैलिटी, तो उनके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको ज्यादा पता होना चाहिए था। ठीक है, कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी मरी है, किसी आसपास पड़ोसी देश का कोई लीडर मरा है, तो उसके बारे में बस इतना जान लो किस देश से संबंधित है वो,
ठीक, लेकिन जब कोई बड़ी पर्सनालिटी मरती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए था कि ये केरला में इनका जन्म हुआ था। अब एक बात ये जानो, गवर्नर बनाने का एक कन्वेंशन होता है इंडिया में, एक कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, ये रूल नहीं है लेकिन फॉलो ये करते हैं। गवर्नर कभी भी सेम स्टेट का बंदा सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बनाया जाता है, सेम स्टेट का बंदा सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बनाया जाता है, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन करी जा सके। तो अगर ये केरला में इनका जन्म हुआ है तो ये केरला में इनको गवर्नर नहीं बनाया गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये आपके यहाँ पे ट्रिक इन्वॉल्व थी। इतनी नॉलेज अगर आप दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन हो जाता, 2 हटता और आंसर आ जाता 1 in 3, ठीक है। चलो, तो आप इससे देखो टेक अवे क्या मिल रहा है हमको आगे के एग्जाम के लिए। टेक अवे यही मिल रहा है कि ओबिचुरीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ओबिचुरीज निधन जिनके हुए हैं, ठीक है, ओबिचुरीज उसमें भी आप जो बड़ी पर्सनालिटी हैं, बिग पर्सनालिटीज, जैसे मैंने आपको बताया एम एस स्वामीनाथन थे, फातिमा बीवी थी, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाओगे। और जो नॉर्मल या मॉडरेट लेवल की पर्सनालिटीज हैं, जैसे किसी क्या बोलते हैं, किसी नेबरिंग कंट्री के किसी पीएम के डेथ हो गई, ठीक है, उस टाइप के जो होंगे उनके बारे में बस आप इतना जान लो, एक ओवरव्यू ले लो कि यार वो किस फील्ड से रिलेटेड थे या फिर वो किस कंट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग है। आपको एक तरफ कंट्रीज दी हुई है और एक तरफ उनकी रैंक दी है, और आपको उनको रैंक करना एज पर रेमिटेंसेस रिसीव्ड, जितना उनको रेमिटेंस मिला है उस बेसिस पे आपको कंट्रीज को मैच करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये इंडिया की फर्स्ट रैंक है और ये बहुत टाइम से है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप लोग ये नॉर्मली आपको ये न्यूज में बार बार दिख जाता होगा, ये इंडिया की पहली रैंक है। तो अगर इंडिया की पहली रैंक है, अगर आपको इतना सा भी पता होता, पहली रैंक क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, ठीक है, C1 यहां पे है बस, और कहीं नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 2 रैंक याद करके जाओ। जैसे रेमिटेंसेस की जब बात होती है तो इंडिया की रैंक फर्स्ट होती है और मैक्सिको की नॉर्मली रैंक सेकंड होती है, ठीक है। फाइन, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे और दे दे रहा हूं, ऐसी डायस्पोरा भी इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, डायस्पोरा भी इंडिया का सबसे बड़ा है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में आपको मैंने तरीके बताए सॉल्व करने के, ठीक है, तो उनका थोड़ा बहुत आप यूज करना, ठीक है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, ठीक, असर्शन इज अ स्टेटमेंट जहां पे एक बात कही जाती है और रीजन जो होता है वो उसी बात को और ज्यादा सब्सटेंशिएट कर रहा होता है, सब्सटेंशिएट कर रहा होता है, या और ज्यादा उसको वैलिडिफाई कर रहा होता है, वैलिडेशन दे रहा होता है उसी चीज को, वो होता है रीजन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। ये जो न्यूज है ये है जून 2024 की, ठीक है। बहुत बड़ी खबर थी, इस टाइप की खबरें मैं बड़ी मानूंगा। आपको इस टाइप की न्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सिंगापुर जो था वो लार्जेस्ट सोर्स एफडीआई का हो गया था जो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो जून 2024 की ये न्यूज थी, हर जगह ये कवर थी, ये इंफॉर्मेशन देखो हर जगह कवर थी कि सिंगापुर ने ओवरटेक कर लिया था। नॉर्मली क्या होता था, मॉरिशस नंबर 1 पे होता था, लेकिन इस पीरियड में इसको डिस्प्लेस करके सिंगापुर नंबर 1 पे आ गया था। इसीलिए ये न्यूज जो थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हर सोर्स, आप कोई भी सोर्स रेफर कर रहे हो सब जगह ये कवर्ड भी था। अच्छा, अब सारी बात आती है सेकंड क्वेश्चन में। मैं देखो इसीलिए इसको थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन मानूंगा, इजी इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, एक्चुअली इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, इंडिया ने एक अमेंडमेंट किया था जो इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो था, DTAA बोलते हैं। इस एग्रीमेंट में, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एक इंडिया ने अमेंडमेंट किया था। उस अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ था, पहले क्या होता था, जो कंट्रीज होती थी, जो कंपनीज होती थी, क्योंकि इंडिया और मॉरिशस के बीच में DTAA साइंड है, तो इसीलिए टैक्स को बचाने के लिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, वो मॉरिशस में एक अपना एक तरीके से एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या कंपनी खोल लेती थी
और वहां से फिर इंडिया में एफडीआई सेंड करती थी। उससे उससे फायदा ये होता था उनको कि टैक्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाती थी उन कंपनीज को। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी पता चलता था बाद में कि शेल कंपनीज हैं, तो इसी चीज को रोकने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल लाए गए। इस वजह से क्या हुआ, उन कंपनीज को अब मॉरिशस में अपना एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट खोलने का मतलब नहीं समझ में आया। और उल्टा सिंगापुर में क्या होता है, सिंगापुर की जो टैक्स रिजीम है, सिंगापुर की जो टैक्स रिजीम है वो फेवरेबल है कंपनीज के लिए, तो इसीलिए कंपनीज जो है सिंगापुर जो है शिफ्ट होने लग गई। फाइन। तो ये पूरी कहानी है इस चीज। तो आप असर्शन रीजन जब दोबारा देखोगे, असर्शन रीजन जब आप देखोगे तो अब आप पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ो। वो ये बोल रहा है, जब आप बिकॉज लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगापुर अब क्या है, इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है, एकदम सही बात है, आपको पता होना चाहिए था ये। अब सेकंड स्टेटमेंट ये हो रहा है बिकॉज, अब बिकॉज लगाओ, बिकॉज द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ, सिंगापुर इमर्ज एफडीआई का लार्जेस्ट सोर्स इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी थी उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसकी वजह से क्या हुआ है, अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। ठीक है, इसी वजह से ये चीज हुई है। तो अब ये एकदम लॉजिकल लग रहा है सुनने में, दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा सी। बोथ ए और करेक्ट है, ए और आर करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। फाइन। तो इस तरीके से आपको ये देखना था। इकोनॉमी में आप एक चीज ध्यान देना, यूपीपीसीएस स्टैटिक इकोनॉमी, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीजें रेयरली पूछता है, पूछता ही नहीं ऑलमोस्ट। मोस्टली इनके इकोनॉमी क्वेश्चन जो होते हैं करंट बेस्ड होते हैं, जैसे स्कीम वगैरह पे हो जाएगा, ठीक, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, एफडीआई, इन सब पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना आगे के पेपर में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to anti-Maoist operation that took place in April 2024, which of the following statement is are correct? ठीक है, दो स्टेटमेंट है, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ ये, और दूसरा ये हुआ कि ये बीएसएफ ने लॉन्च, ये जो ऑपरेशन था ये लॉन्च बाय बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। यार बहुत टफ क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को तो बस आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली एंटी माओइस्ट ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट जब इन्होंने ये अप्रैल में पूछा तो ये अप्रैल वाला जो हुआ था ये कंकर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ था, और गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इसमें अक्टूबर में हुआ था। फाइन, अक्टूबर 2024 में हुआ था। तो अब इतना किसको याद रहेगा यार कि अप्रैल में कहां हुआ था और अक्टूबर में कहां हुआ था। तो थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत टफ क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों का ये गलत ही हो गया होगा, अटेम्प्ट जिसने भी किया होगा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि यहां पे हुआ था ये 29 माओइस्ट को मारा था इन लोगों ने, इसीलिए ये काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था। अब दूसरी बात ये है कि पहला स्टेटमेंट चलो ठीक है भैया, आपने अगर फैक्ट याद भी किसी तरीके से आपको याद आ गया उस समय कि अप्रैल में जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन हुआ था वो कंकर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन दूसरे का क्या करोगे? ये थोड़ा सा इन डेप्थ न्यूज, अगर जिसने, पहली बात तो ये देखो, ये क्वेश्चन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या फिर किसी भी मैगजीन ने कवर ही नहीं किया था। जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ता होगा, उसको एक आइडिया होगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था अप्रैल में गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट दिक्कत फिर ये आती है कि लॉन्च बाय बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। अब देखो बीएसएफ, आप दिमाग लगाने जाओगे तो बीएसएफ आप मोस्ट प्रोबेबली गलत ही करके आओगे। ठीक है, आपको ये लगेगा सीआरपीएफ होगी यहाँ पे, और यही हुआ है मैक्सिमम बच्चों के साथ। नो डाउट बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सबको ये लोग एंटी नक्सल ऑपरेशन में यूज कर लेते हैं, और यही एक तरीके से जो सीएपीएफ हैं उनका, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे मेंस के लिए तो आपको ये पता चलेगा सीएपीएफ का क्रिटिसिज्म भी यही है कि आप जो जिस चीज में ट्रेंड है आप उससे वो काम तो करवा ही रहे हो, उसके साथ साथ उससे वाले काम भी करा रहे हो जिस चीज में उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। बीएसएफ और आईटीबीपी का यूज एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में कराने का क्या मतलब है सेंट्रल इंडिया में? फाइन, तो इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म है, मेंस में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन पेपर के समय देख के बीएसएफ, मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा लगा होगा, सबको यही लगा होगा कि ये गलत ही है, सीआरपीएफ होना चाहिए था। ठीक, तो इसलिए मैं इसको टफ क्वेश्चन मानूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इस टाइप के क्वेश्चन स्किप ही कर दो, ज्यादा अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, R21 मैट्रिक्स MTM। एक्चुअली ये MTM ऐसे होगा, MTM ट्रेडमार्क वाला ये TM है, ठीक। R2X मैट्रिक्स MTM, ये क्या चीज है? इन्होंने सीधे पूछा। ये जो न्यूज थी ये आपकी अक्टूबर 2020
2023 की न्यूज थी, ठीक है। पेपर हुआ है दिसंबर में पेपर हुआ है, दिसंबर 2024 में पेपर हुआ है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो ये एक वैक्सीन का आपको नाम दिया गया है और यहां पूछा गया है कि ये किसके अगेंस्ट थी और किसने डेवलप करी थी। दो बातें आपको बतानी थी। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के एटलीस्ट दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। नॉर्मली क्या होता है, जो वैक्सीन होती हैं उनमें कहीं ना कहीं जिसके लिए वो वैक्सीन होती है उनके नाम कई बार रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वैक्सीन के नाम में ही जो जिस डिजीज के लिए वो होते हैं उनका नाम रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। R21 मैट्रिक्स MTM, एक्चुअली MTM जो है ये ऐसे है MTM, ये TM जो है, ये TM जो है ये ट्रेडमार्क है, ठीक। तो अब ये एक वैक्सीन का नाम दिया है और आपसे ये पूछा है कि किस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, किस डिजीज के लिए अगेंस्ट इसको दिया जाता है रोकने के लिए, और किसने इसको डेवलप किया। दो बातें पूछी गई हैं, डिजीज और किसने डेवलप किया। अब ये देखो नॉर्मली क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगा के एटलीस्ट आप इन दोनों को तो हटा ही सकते थे। वो ये था कि वैक्सीन जो डेवलप होती है ना उनमें नॉर्मली जो डिजीज का नाम होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हल्का फुल्का रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जैसे कोवोवैक्स कोविड के लिए थी, कोवैक्सिन थी, कोव देख रहे हो, कोव। वैसे ही देखो एम अगर यहाँ पे है, एम है, तो ऐसा लग रहा है कि मलेरिया से रिलेटेड होना चाहिए था, ठीक। तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन अब ये वाले जो थे, या तो आप तुक्का मारो उसके बाद दो एलिमिनेट करके, जो कि रिकमेंड मैं नहीं करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही, अगर आपको या तो पता होता एग्जैक्टली किसने बनाई है, नहीं पता है तो तुक्का मारने में गलत हो सकता था, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन से अब हमें टेक अवे क्या है, इसके बाद इसका आंसर ये है। अब आपको ये चीज लेकिन पता होनी चाहिए थी क्योंकि ये न्यूज में थी काफी ज्यादा, ठीक है, और हर जगह कवर थी ये एक्चुअली जो न्यूज है ये अक्टूबर 2023 की न्यूज थी और सारे रिसोर्सेज में ये कवर थी। चाहे आप कोई भी मैगजीन या किसी कोचिंग का मटेरियल अगर फॉलो कर रहे हो तो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो आपको मिल जाता है ये, ठीक। अब इसमें देखो, इससे हमको एक चीज ये भी पता चल रही है, आपको एक काम ये करना है कि जो लेटेस्ट वैक्सीन हैं, जो टेक अवे हमारे लिए आगे के एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है, जो लेटेस्ट वैक्सीन जो डेवलप कर रही हैं इंडियन कंपनीज या PSUs, ठीक है, इंडियन कंपनीज या PSUs जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, और खास करके वाली वैक्सीन जो कि WHO अप्रूव्ड हो या WHO ने जिनको अप्रूव किया हो, वाली वैक्सीन आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। बस दो बातें उनमें ध्यान देना, वो वैक्सीन किस डिजीज के अगेंस्ट है पहली चीज, और उसको किसने बनाया है, डेवलप्ड बाय। ये दो बातें बस ध्यान रखो आप वैक्सीन वाली चीजों में, बस इतना आप ध्यान रख के जाना आगे के पेपर्स के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच करना है आपको न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट को कंट्री से आपको मैच करना है, ठीक है। यार अब इसमें बस सिंपल सा दिमाग लगाना था, मुझे नहीं लगता, बहुत इजी क्वेश्चन है, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है। कुछ भी ना पता हो, आपको एक का भी नाम नहीं पता होता ना, बस थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान देते, जो शब्द यूज है, लुओंग क्वोंग, वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। यार ये नाम तो लग रहा है ना कि इसी साइड की किसी कंट्री का हो सकता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वियतनाम है और कोई नहीं है। तो बी जो है वो 2 से मैच हो रहा है, सिर्फ नाम के बेसिस पे। आपको ना पता हो लुओंग क्वोंग कौन था, या ये जितने नाम है कुछ ना भी पता तो भी आपकी बात बन जाती। B2 देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें है, हो गया आंसर ये। तो इसीलिए कहता हूं, बहुत अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो एक बार पढ़ो एटलीस्ट उसको। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको देख के लगेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के तो देखो, पढ़ने में कितना टाइम जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद हो सकता है कि इस टाइप की कुछ चीजें ऐसी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए जिससे आपको लग जाए कि यार हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं, यहाँ पे एक तरीके से मैं अटेम्प्ट मुझे लेना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था ये, ठीक है, और बहुत लोगों ने सही भी किया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे इजी आ गया, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो पर्सनैलिटीज आप अच्छे से करके जाओ। पर्सनैलिटीज जो होती हैं, जो हेड ऑफ स्टेट जो नए अपॉइंट होते हैं, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, या किसी ने कोई पहली बार कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे किसी ने माउंट एवरेस्ट को पहली बार वो कर दिया, फतेह कर दिया, इस टाइप की जो चीजें होती हैं इनको आपको अच्छे से करके जाना होता है पेपर्स के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेबरिंग जो कंट्रीज होती है ना इंडिया की, उन पे स्पेशल फोकस करना। जैसे अभी पाकिस्तान में अगर कोई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहां पे अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं पर्सनैलिटीज रिलेटेड, कि भाई तख्ता पलट हो रहा है या फिर कोई नई सरकार आ रही है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस रखना नेबरिंग कंट्रीज पे। नो डाउट और भी कंट्रीज पे रखना, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज पे ज्यादा फोकस रखना, ठीक। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ये क्वेश्चन तो अच्छा था लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को बेकार कर दिया, वो मैं बताता हूं कैसे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, BOGSS के बारे में क्वेश्चन है। इन्होंने ये पूछा, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक, अब देखो इशू ये जो यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था, यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था, ये 3 बार कैंसिल हुआ था, 3 बार कैंसिल हुआ था, उसी का इंपैक्ट इस क्वेश्चन में दिख रहा है। इन्होंने ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है पहले ही बनवा लिया होगा, जब पहली बार कैंसिल हुआ होगा तभी इन्होंने क्वेश्चन बनवा लिया था। उस समय तक क्या था, जो सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट था, सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट था, वो हो गया था नवंबर 2023 में। ठीक, लेकिन जब ये पेपर बना है तब तक थर्ड हो चुका था। ठीक है, थर्ड ग्लोबल साउथ समिट हो चुका था और ये हुआ था अगस्त 2024 में और पेपर हुआ है दिसंबर में। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये वाला सही होगा ना, क्योंकि रिसेंटली में तो ये हो जाएगा ना, रिसेंटली तो थर्ड वाला हो गया, सेकंड वाला तो रिसेंटली हुआ ही नहीं। ठीक, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। आयोग ने अभी इसको ओनली 1 माना है, सही माना है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सस्टेन कर पाएंगे अपने इस आंसर पे, क्योंकि रिसेंट वाला तो थर्ड हो चुका था उस समय जब ये पेपर बना है। ऐसे चीजों में देखो बच्चे सफर करते हैं। आप इतनी बार पेपर पोस्टपोन कर रहे हो, इतनी बार आपने पेपर पोस्टपोन किया, उससे क्वेश्चन भी आपके ठीक नहीं बन रहे हैं और बच्चों को भी इशू आ रहा है इसमें, क्योंकि बच्चों को भी रिटेन करने में होता है, एक बार वो सेकंड याद कर रहे हैं, फिर थर्ड याद कर रहे हैं, समझ लो आप बात को, तो बच्चे भी इसमें सफर करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है मेरे हिसाब से, और दूसरा स्टेटमेंट जो है, द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, एकदम गलत है यार। ग्लोबल साउथ डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। अब जो भी ढंग से तैयारी करता है, पेपर पढ़ता है, ये सब वर्ड नॉर्मली बहुत बार पेपर में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, पेपर में रहते हैं इस टाइप की चीजें। अच्छा स्टेटमेंट था, लेकिन बहुत सिंपल बनाया था वैसे, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है ग्लोबल साउथ। अच्छा, अब इन्होंने देखो, इससे एक चीज आप ये मान के चलो, ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा बन गया था, लेकिन अब इससे टेक अवे क्या मिल रहा है, जितने भी ये आपके इंटरनेशनल लेवल के जो समिट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो समिट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका GSS हो गया था, वैसे आपका G20 हो गया, G7 हो गया, आसियान हो गया। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से करके जाओ, कहां हुए थे, वेयर, कब हुए थे, व्हेन, थोड़ा सा मंथ वगैरह हल्का फुल्का देख लूंगे, मंथ वाइज क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार, अभी आगे हम लोग देखेंगे वो, इसलिए ये जान लो किस मंथ में हुए थे, पर्पस क्या था इनका, कि या ब्रॉडर थीम क्या थी समिट की। ठीक है, और कुछ स्पेशल फीचर था तो उसको जान लो, स्पेशल फीचर अगर कोई था तो उसको जान लो। जैसे G20 में इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनवाया था, तो वो उसका एक स्पेशल फीचर था। इस टाइप के स्पेशल फीचर भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आप ये भी जानो, कुछ जो की टर्म्स होते हैं जो पेपर में आपको दिखते हैं, जैसे यहां पे क्या था, ग्लोबल साउथ, बहुत ही की टर्म है, नॉर्मली आपको कई बार ये पेपर में दिख जाएगा, डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड होता है। ऐसे ही एक और वर्ड होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये भी आपको दिख जाएगा पेपर में कई बार। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक्चुअली वो वाली कंट्रीज थी जो कोल्ड वॉर एरा में ना तो कैपिटलिस्ट ना तो कम्युनिस्ट साइड से अलाइन होती थी, लेकिन ओवर द टाइम अब इनको डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी यही वर्ड यूज किया जाने लग गया है। ठीक है, जैसे ये वर्ड यूज होता है वैसे ये भी होता है। ठीक, ऐसे ही आप अक्सर देखोगे एक वर्ड आपको यूज दिखेगा पेपर में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। फिर आप देखोगे अक्सर ये टर्म दिखेगा, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, किस रीजन की बात हो रही है ये पता होना चाहिए। ऐसे आपको दिखेगा मल्टीपोलर वर्ड, मल्टीपोलर वर्ड। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इस टाइप के वर्ड क्या होते हैं आपको एग्जैक्टली कहीं पे कवर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बिटवीन द लाइंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली न्यूज में, आर्टिकल्स में ये सब वर्ड यूज हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये टेक अवे इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, सॉरी कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 पे अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इसमें। यार देखो थोड़ा सा दिमाग लगा, एटलीस्ट 2 तो आप कर ही सकते थे मिनट। कियारा एडवाणी, उर्वशी रौटेला। ठीक है, ये कॉमर्शियल सिनेमा की वो हैं, दोनों एक्ट्रेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइप का कोई कांस का जो अवार्ड होगा, क्योंकि कांस के जो अवार्ड होते हैं नॉर्मली आर्टिस्टिक सिनेमा को मिलते हैं।
तो उनमें इनको मिल पाना तो मुश्किल है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होता। वैसे ये हर जगह कवर्ड था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मई 2024 की न्यूज थी, मई 2024 की न्यूज थी और ऑलमोस्ट हर एक सोर्स में कवर्ड भी था। तो आपको एग्जैक्टली ये चीज पता होनी चाहिए थी किसको मिला था, क्योंकि बड़ी बात थी ये। एक इंडियन वुमेन को देखो, इंडियन वुमेन अगर कुछ अचीव करती हैं, इंडियन वुमेन अगर कुछ अचीव कर रही है तो वो यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। इस लिहाज से भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी बात ये थी, कांस में अगर कोई जीत रहा है, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इन दो टाइप पे आपको आगे भी फोकस करना है कि इस टाइप की अगर कोई न्यूज होगी ना जहां पे इंडियन वुमेन ने कुछ अचीव किया है और कांस टाइप के फिल्म फेस्टिवल में कुछ अचीवमेंट हो रही है, दोनों लेवल पे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते हैं, ठीक है। तो अब कांस एक्चुअली बड़ी बात है क्योंकि कांस को ऑलमोस्ट ऑस्कर के इक्विवेलेंट रखा जाता है। कांस जो है वहां पे आपको आर्टिस्टिक सिनेमा, एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं, कांस में क्या होता है, आर्टिस्टिक सिनेमा पे ज्यादा फोकस होता है और ऑस्कर में कॉमर्शियल सिनेमा पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। और कांस जो होता है इंटरनेशनल मूवीज पे ज्यादा फोकस रखती हैं, इनको ज्यादा अवार्ड मिलते हैं। और जो ऑस्कर होता है उसमें अमेरिकन मूवीज को ज्यादा अवार्ड मिलते हैं। ये अंतर है दोनों में और इसीलिए बोला जाता है कि दोनों ऑलमोस्ट, कांस आपका एक्चुअली सिटी है फ्रांस में, ठीक है। तो चलो ये आपको टेक अवे ये है। आगे की चीजों में आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इंडियन वुमेन की अचीवमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जानिए और कांस टाइप के जो बड़े वो होते हैं, अवार्ड शोज होते हैं, कांस हो गया, ऑस्कर हो गया, उसमें अगर इंडियंस ने कुछ अचीव किया तो आप वो भी याद करके जाओ। जैसे आपको याद हो ऑस्कर में आरआरआर को एक अवार्ड मिला था, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। चलो वो भी आपको पता होना चाहिए था।